द स्पाइनल कॉर्ड लीजेंस। इसमें से बहुत से एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, हम इनको एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड की लीजन्स के बारे में हम क्या जानते हैं। सबसे पहले तो इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको पता होगा कि स्पाइनल कॉर्ड की कौन कौन सी लीजन्स होती हैं, जिसमें पोलियो होता है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, टेबिस डॉर्सैलिस, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ऑक्लूजन, ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम। ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के लीजन्स को हम डिस्कस करेंगे और इनके एमसीक्यूज़ को भी हम एंड पे देखेंगे। सो स्पाइनल कॉर्ड की जो लीजन्स हैं उनके लिए ये है कि स्पाइनल कॉर्ड की डिफरेंट पाथवेज होते हैं। यू ऑलरेडी नो कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके डिफरेंट पाथवेज होते हैं, मोटर पाथवेज होते हैं, पेन पाथवेज होते हैं, बैलेंस के और एंटीरियर हॉर्न्स होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को तो हमने बहुत डिटेल से देख लिया है, लेकिन अब हम यहाँ पे उनकी लीजन्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली ऊपर जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के ब्रेन है, और इसका जो मोटर हाईवे है ना उसमें कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है जो कॉर्टेक्स से निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड तक आती है और मसल्स को जाके सप्लाई करती है। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बेसिकली हमें पता है। इसके अलावा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है जो हमारी बॉडी की जितनी भी सेंसेस होती हैं उनको लेके स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाता है और वहाँ से ऊपर कॉर्टेक्स में ब्रेन की तरफ लेके जाता है। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर थैलेमस की तरफ एंड देन टू द कॉर्टेक्स, जो भी सेंसरी इनर्वेशन है। और ये सेंस किसकी है? पेन की। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज़ फॉर द पेन। फिर इसके अलावा डॉर्सल कॉलम पैथवे होता है। डॉर्सल कॉलम जो होता है ना बेसिकली वो स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर पार्ट में होता है और वहाँ पर भी सेंसेस आ रही होती हैं डिफरेंट और बैलेंस और इससे रिलेटेड। और एंटीरियर हॉर्न होता है। एंटीरियर हॉर्न लोअर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन को भी हमने डिटेल से देख लिया हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है ना क्या इशू आता है। सबसे पहले आता है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है? आपको पता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी ईपीआई होती है, इम्यूनाइजेशन, उसके इंजेक्शंस लगते हैं उस स्केड्यूल्स के मुताबिक। तो उसमें हमारी पोलियो की वैक्सीन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसकी बहुत सी अवेयरनेस भी है कि पोलियो वायरस के लिए वैक्सीन लगवाएं अपने बच्चे को, क्योंकि एक दफ़ा अगर पोलियो हो जाता है ना तो पेशेंट रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये वायरस जो होता है ये पूरी तरह से मसल्स को डैमेज कर देता है, नर्व्स को डैमेज कर देता है। तो पोलियो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कौन सा पाथवे स्पाइनल कॉर्ड का इफेक्ट होता है। तो दैट इज़ एंटीरियर हॉर्न। स्पाइनल कॉर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसका जो इंटीरियर हॉर्न है यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय होता है पोलियो में। होता क्या है कि जो पोलियो होता है वो फीको ओरल रूट से ट्रांसफ़र होता है बच्चे के। फॉर एग्जांपल मुंह से गया और फिर उसके ओरोफेरेंक्स से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहाँ से ब्लड में एंटर हुआ ये वायरस और वहाँ से जाके ये स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न में जाके डैमेज शुरू कर देता है। अब एंटीरियर हॉर्न में वो न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने हमारे मसल्स को कंट्रोल करना है। तो अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स आना शुरू हो जाएंगे, जो हमने ऑलरेडी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के ऊपर टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि उसमें क्या होता है, हर चीज़ कम होती है, मसल्स की टोन कम हो जाती है, मसल्स की रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं और पावर लॉस हो जाती है, ओवरऑल मसल्स वेस्ट होने लग जाते हैं, फेसिकुलेशंस आने लग जाती हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस, एसिमेट्रिक वीकनेस, ये सारे प्योर लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आने लग जाते हैं। तो अगर आपको याद हो कि हमारी एक फ्रेनिक नर्व है जो कि डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, तो अगर ये जो वायरस है ये हमारी फ्रेनिक नर्व को इंजर करेगी, डैमेज करेगी, तो क्या होगा? डायफ्राम वीक हो जाएगा एंड बच्चे को रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। इस वजह से ये वायरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे इंटीरियर हॉर्न और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है, विच रिजल्ट्स इन लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस। और अगर हम इसकी सीएसएफ एनालिसिस कराएंगे तो क्योंकि ये वायरस है तो वायरसेस के केस में क्या होता है, लिम्फोसाइट से हमें इंक्रीज़ मिलते हैं, जबकि प्रोटीन्स इतनी ज़्यादा रेज नहीं होती, ग्लूकोज नॉर्मल होता है। जबकि हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो ग्लूकोज को ख़त्म करता है, तो ग्लूकोज बैक्टीरिया के केस में हमें कम मिलता है, तो सीएसएफ में हमें ये नज़र आएगा। नेक्स्ट आता है स्पाइनल मसल एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में क्या होता है कि इसी तरह हम समझ लें कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें म्यूटेशन होती है SMN1 की, तो जिसकी वजह से हमारा मोटर न्यूरॉन इफेक्ट करता है और प्रोटीन एब्सेंट होती है जिसकी वजह से एंटीरियर हॉर्न सेल्स मर जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो पीछे से उन्होंने बनना था ना एंटीरियर हॉर्न्स ने, वो प्रॉपर बनेंगे ही नहीं। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से वो एंटीरियर हॉर्न के जो सेल्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो मरना शुरू हो जाएंगे, वो बनेंगे ही नहीं प्रॉपर। जिसकी वजह से क्या था कि इंटीरियर हॉर्न कभी काम ही नहीं करता, जिसकी वजह से प्योर मोटर न्यूरॉन लीजन्स आती हैं। या कि जो पोलियो था उसमें वायरस ने आके इंटीरियर हॉर्न सेल्स को डैमेज किया था,
स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में क्या हो रहा है कि वो जो एंटीरियर हॉर्न के सेल्स हैं वो बने ही नहीं हैं, जिसकी वजह से अगेन जब एंटीरियर हॉर्न के सेल्स नहीं बनेंगे तो लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होंगे, काम नहीं करेंगे, तो वही साइंस आएंगे ना। तो बच्चा जो होगा, छोटा सा बच्चा होगा, उसके एंटीरियर हॉर्न सेल्स मरने लग जाएंगे, उसको कोई पोलियो नहीं हुआ, लेकिन उसके वो लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस इसलिए आ रहे हैं कि उसके एंटीरियर हॉर्न सेल्स मर रहे हैं। तो बच्चे का टोन लॉस होगी, बच्चा बहुत फ्लॉपी बेबी होगा, फिर उसकी टंग की फेसिकुलेशंस आएंगी, फिर उसकी सिमेट्रिक वीकनेस होगी, उसके रिफ्लेक्सेस लॉस होंगे, उससे मसल्स वेस्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें आएगा, दिस इज़ कंजेनिटल जेनेटिक डिजीज़, जिसमें हमारे इंटीरियर हॉर्न सेल्स जो हैं वो डैमेज होंगे। अब आता है एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसकी अगर आपको कोई भी बात याद नहीं रह रही ना, तो एक बात मेरे लिए याद रख लें, इसका एमसीक्यू है कि मोटर न्यूरॉन्स इसमें, लोअर मोटर न्यूरॉन्स एज वेल एज अपर मोटर न्यूरॉन, दोनों यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं। पोलियो में सिर्फ इंटीरियर मोटर न्यूरॉन सेल्स डैमेज हो रहे थे, स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी में सिर्फ इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे थे, लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आ रहे थे दोनों में। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में अपर एंड लोअर दोनों मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होंगे। तो इसमें क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज भी आएगा, ब्रेन में भी डैमेज हो रहा है, और लोअर मोटर न्यूरॉन मतलब एंटीरियर हॉर्न्स में भी डैमेज हो रहा है। अल्टीमेटली इन लोगों को आपको मिक्स्ड साइंस मिलेंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस में क्या आता है, अगेन एट्रोफी, फैसिकुलेशंस, फ्लैसिड वीकनेस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, और अपर मोटर न्यूरॉन साइंस में हर चीज़ ज़्यादा, स्पैस्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, बेबिंस्की पॉजिटिव, क्लोनस। ओके, बट रिमेंबर, यहाँ पर कोई सेंसरी लॉस नहीं होता, यहाँ पे ब्लैडर बाउल की मूवमेंट्स नॉर्मल रहती हैं, ये आपने याद रखना है, सेंसरी लॉस नहीं होता। ठीक है, ऑब्वियसली पीछे डॉर्सल न्यूरॉन्स तो डैमेज हो ही नहीं रहे, यहाँ पे दोनों डैमेज हो रहे हैं। अब ये जो है ये इडियोपैथिक है, इसमें समझ नहीं आती कि माइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस क्यों हो जाती है, लेकिन ये इडियोपैथिक है। समटाइम्स SOD1 की म्यूटेशन मिलती है, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, रिलोजोल एडारावोन यूज़ करते हैं। तो ALS ऑल याद रखना है, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में ऑल हर चीज़ मर रही है, अपर मोटर न्यूरॉन्स भी, लोअर मोटर न्यूरॉन्स भी, और इसमें कोई सेंसरी साइंस नहीं आ रही है। आपने MCQs के लिए याद रखना है, अब आपका MCQ गलत नहीं होना चाहिए। टेबिस डॉर्सैलिस, टेबिस डॉर्सैलिस अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपने कहाँ पढ़ा हुआ है टेबिस डॉर्सैलिस, कोई आपकी मेमोरी हो इसके बारे में, कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इसको कॉज करा हो। जी, इसको हमारे सिफिलिस, सिफिलिस एक बीमारी है जो कि होती है किन लोगों में, जो कि सेक्स वर्कर्स होते हैं, जो होते हैं सेक्स वर्कर्स, उनके अंदर, और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सिफिलिस को भी हमने बहुत डिटेल से माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन में देखा हुआ है। सिफिलिस एक जरासीम होता है, जिसकी वजह से ये स्पायरोशीट्स होते हैं, उनकी वजह से ये सिफिलिस बीमारी होती है। तो मोस्टली आपके MCQs में टेबिस डॉर्सैलिस का यही होगा कि एक सेक्स वर्कर था या उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स थे और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, तो इसके अंदर ये साइंस आ रहे हैं, इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड की लीगन्स के साइंस आ रहे हैं, तो इससे आप समझ जाएंगे उसको टेबिस डॉर्सैलिस है। तो इसके MCQs जो है ना बहुत आते हैं। तो टेबिस डॉर्सैलिस में क्या होता है, सिफिलिस होता है एक जरासीम जो कि क्या सिफिलिस बीमारी कॉज करता है। ये जो है ना बेसिकली इसमें डॉर्सल कॉलम्स जो होते हैं ना वो इफेक्ट होते हैं। तो अभी तक जो हमने 3 डिजीज़ ऊपर देखी हैं, पोलियो और एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एंड स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, तीनों में मोटर न्यूरॉन्स का मसला था, या तो अपर मोटर न्यूरॉन्स का, या लोअर मोटर न्यूरॉन्स का, या सबका। लेकिन जो हमारा आता है ना टेबिस डॉर्सैलिस, टेबिस डॉर्सैलिस जो है ना, ये इसमें सिफिलिस जो है डॉर्सल कॉलम्स को इफेक्ट करता है। ओके, रिमेंबर, डॉर्सल कॉलम्स, तो स्पाइनल कॉर्ड की पिछली, पीछे वाली पोस्टीरियर डॉर्सल कॉलम्स हैं, डॉर्सल रूट्स हैं, उनको इफेक्ट करता है। तो अब की फाइंडिंग्स इनमें क्या आती हैं कि इनके अंदर जब डॉर्सल कॉलम्स इफेक्ट होते हैं तो फाइंडिंग्स हमें क्या मिलती हैं, लाइटनिंग पेन्स मिलती हैं, अर्गाइल रोबर्टसन प्यूपिल मिल सकता है, लाइट नियर डिसोसिएशन हो सकती है, शार्कोट जॉइंट्स हो सकते हैं, एब्सेंट रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं। इसके अलावा पोजीशन सेंस लॉस हो जाती है, जिसको एटेक्सिया कहते हैं। रोम्बक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। रोम्बक टेस्ट क्या होता है कि अगर बंदे ने आंखें खोली हुई हैं तो उसका बैलेंस लॉस नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसका बैलेंस लॉस हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है चलता चलता। तो दिस इज़ के इसमें ये प्रॉब्लम आती है। टर्शरी सिफिलिस होता है, एक प्राइमरी सिफिलिस होता है, सेकेंडरी एंड टर्शरी सिफिलिस होता है। टर्शरी सिफिलिस के अंदर ये बीमारी होती है, बैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल जो होता है वो इफेक्ट होता है।
नेक्स्ट फिफ्थ डिजीज़ है सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 जो होता है ना, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारे न्यूरॉन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके मुकाबले में हमारा फोलेट डेफिशिएंसी भी होती है, लेकिन वो ऐसा न्यूरॉन्स के साथ उसका नहीं होता, और हम बहुत ही डिफरेंस हर जगह देख रहे होते हैं विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं। इसमें SCD में कौन कौन से कॉलम्स इफेक्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो कि स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक जा रहा होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा होता है, और डॉर्सल कॉलम्स जो हैं वो पोस्टीरियर कॉलम्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो क्या होता है, जब ये तीनों ट्रैक्ट्स अफेक्ट होते हैं तो एक ट्रायड आता है कि वो इन तीनों की वजह से डॉर्सल कॉलम्स लॉस होंगे, तो वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेस लॉस हो जाएंगी। ब्रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि पेशेंट की पोजीशन सेंस लॉस हो रही है, पेशेंट को समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहाँ हूँ, अगर वो खड़ा है तो वो गिर जाएगा आंखें बंद करेगा। तो स्पाइनोसेरिबेलर लॉस की वजह से भी पेशेंट को क्या होता है, क्योंकि सेरिबेलम है हमारी गेट को, हमारी उस पोस्चर को वो मेंटेन रख रहा है, हमारी मसल्स को कोऑर्डिनेट रख रहा है, मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट रख रहा है। तो जब ये नहीं होगा तो पेशेंट इटेक्सिया होगा, उसकी गेट जो है वो वाइट बेस्ड हो जाएगी, पेशेंट से अपना बैलेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा होगा। और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लॉस में क्या होता है कि बेसिकली जो मसल्स है ना उनको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट सप्लाई कर रहा होता है, तो अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आने लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाली जो नर्व्स हैं जो बेसिकली ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। तो क्या होगा, स्पेस्टिसिटी हो जाएगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया और बेबेंस्की पॉजिटिव है। मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये ट्रैक्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं, अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन अ डिजीज नाउन एज सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन डिजीज इन विच देयर आर दीज क्लिनिकल ट्रायड्स। नेक्स्ट इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ओक्लूजन। इसमें क्या हो रहा है कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है ना, जो बेसिकली एंटीरियर एंटीरियर से समझ आ रही है कि इसने हमारे एंटीरियर जो है ना, एंटीरियर वाले जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सप्लाई करना है। तो एंटीरियर जो स्पाइनल कॉर्ड होगा उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई है, ठीक है, लेकिन पोस्टीरियर की ब्लड सप्लाई है। तो पोस्टीरियर तो सर्वाइव करेगा, लेकिन एंटीरियर जो है वो डेड हो जाएगा। तो इसकी वजह से इंटीरियर हॉर्न्स इफेक्ट होंगे तो लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स इफेक्ट होंगे तो अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट होगा तो पेन एंड टेम्परेचर लॉस हो जाएगा। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर क्योंकि पोस्टीरियर कॉलम्स डैमेज नहीं हो रहे, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो इस वजह से इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इनके जो फाइबर्स होते हैं ना ये क्रॉस करके आगे भी आते हैं, जबकि डॉर्सल कॉलम्स वाले वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन वाले जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो पीछे हैं स्पाइनल कॉर्ड के, तो वो इफेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से पेशेंट की वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन की जो सेंस होती है वो तो नॉर्मल होती है, लेकिन पेन एंड टेम्परेचर की जो सेंस होती है ना वो लॉस होने लग जाती है, और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और एंटीरियर हॉर्न के भी डैमेज की साइंस आने लग जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस लेवल पे लीजन होगी वहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे, फॉर एग्जांपल फ्लैसिड वीकनेस, एरिफ्लेक्सिया, टोन लॉस होना, बेबिंस्की नेगेटिव, ये सारे। और लीजन के नीचे जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे जिसमें स्पेस्टिसिटी और हाइपर रिफ्लेक्सिया, बेबिंस्की पॉजिटिव आएगा। और लीजन के नीचे ही पेन एंड टेम्परेचर की सेंस जो है वो लॉस होगी। तो रिमेंबर कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ओक्लूजन में हमारी जो इंटीरियर सारी चीज़ें हैं वो डैमेज हो रही हैं। तो अब ये आपका फाइनल कंपैरिजन टेबल है, ये आप यहाँ से देखें और डिफ्रेंशिएट करें कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड के लीजन्स बेसिकली क्या है, या तो वायरस है, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या कोई आर्टरी ब्लॉक हो रही है, या फिर कंजेनिटली वो सेल्स ही नहीं बने, या फिर सिफिलिस अटैक कर रहा है, या फिर जो है ना कोई मसला हो रहा है, ठीक है। यही बेसिकली सारी चीज़ें। तो ये हमारी डन हो गया। यहाँ से भी आप रैपिड रिवीजन कर सकते हैं इन सब चीज़ों की, ओके। तो आप यहाँ से भी अल्टीमेट मेमोरी स्टोरी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम के बारे में, इसके भी MCQs आते हैं। तो ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम के लिए क्या है कि फिर आपके इसके बाद मैं आपको MCQ सॉल्व कराती हूँ। ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम के बेसिकली ये कोई इमेजिनेशन बताती हूँ, देखें। आपने इमेजिन करना है कि एक 6 लेन जो है ना मोटरवे है, ठीक है, जिसकी 6 लाइनें हैं। थोड़ा सा मैं बना के बताती हूँ आपको ताकि समझ आए। 6 लाइन्स हैं, ये होगी 5 और ये 6, ठीक है। इनमें से जो 3 लाइनें हैं ना, ये 3 जो हैं
ये येलो जो मैं कर रही हूँ, ये ऊपर लेके जा रही हैं, ऊपर लेके जा रही हैं गाड़ियों को। और ये जो बाकी है ना ग्रीन वाली जो मैं बनाऊँगी, ठीक है, ये जो है ना नीचे लेके जा रही हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होता है कि एक ट्रक है जो राइट साइड पे है, ठीक है, एक ट्रक है जो राइट साइड पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक ट्रक गुजर रही थी और वो यहाँ पे क्रैश हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रक जो है वो क्रैश हो गई इस लाइन के अंदर। तो क्या हर व्हीकल स्टॉप हो जाएगी? नहीं, ठीक है, हर व्हीकल स्टॉप नहीं हो, मतलब यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी ना वो तो इजीली क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है, नीचे चली जाएंगी। लेकिन जो ये यहाँ वाली एरिया होगा ना, ये जो सारा येलो है जिन्होंने ऊपर लेके जाना था, ठीक है, वो गाड़ियाँ जो है वो नहीं जा पाएंगी क्योंकि वहाँ पे ट्रक क्रैश हुआ है, ठीक है। तो ट्रक अगर फॉर एग्जांपल ये तीनों एरियाज़ को कवर कर रहा था, तो ट्रक जहाँ पे क्रैश हुआ होगा, इसी तरह हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में अगर अगर हाफ साइड डिस्ट्रॉय हो गई ना, फॉर एग्जांपल ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, तो आप देखिए राइट हाफ है ना, अगर ये इफ़ेक्ट होता है ना राइट हाफ, ठीक है, तो यहाँ वाले ट्रैक्स तो इफेक्ट होंगे, लेकिन वो जो दूसरे हाफ वाले ट्रैक्स हैं ना वो इफेक्ट नहीं होंगे। तो ये बेसिकली ब्राउन सीक्वार्ड सिंड्रोम है। ब्राउन सीक्वार्ड के लिए क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड का जो आधा हिस्सा होता है ना राइट हाफ, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें पता है कि पीछे जो है स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर डोर्सल कॉलम होता है, जिसमें हमारी प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, फाइन टच की सेंसेस जो हैं वो आ रही होती हैं और वो ब्रेन का तक सेंसेस जा रही होती हैं। और लेटरल जो है, लेटरली वी हैव कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो कि मोटर होता है, वो ब्रेन से जो है सारी सिग्नल्स जो है लेके स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर मसल्स तक जा रहा होता है। एक होता है एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि पेन एंड टेम्परेचर की सेंसेस लेके जा रहा होता है और ये क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है। और एंटीरियर हॉर्न में वी हैव द लोअर मोटर न्यूरॉन्स। तो इस तरह से हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो हमने बेसिकली ये देखना है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड का आधा हिस्सा उड़ जाता है तो क्या क्या जाएगा और क्या क्या नहीं जाएगा, ओके। तो हमें ये पता है कि एक ट्रैक्ट होता है डोर्सल कॉलम, एक होता है कॉर्टिको स्पाइनल और एक होता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जो डोर्सल कॉलम होता है ना वो मेड्यूला में क्रॉस करता है, जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो भी मेड्यूला में क्रॉस करता है, जबकि जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है ना वो क्रॉस करता है जहाँ पर वो एंटर हो रहा है उसके 1 से 2 सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है ना C5 का स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो पेन एंड टेम्परेचर की सेंस लेके आ रहा है ना, तो इसने यहाँ पे क्रॉस नहीं करना, इसने 1-2 ऊपर मतलब C3 या C4 के लेवल पे जाके क्रॉस करना है, ठीक है। तो ऊपर जाके इसने क्रॉस करना है थोड़ा सा, लेकिन मेड्यूला के लेवल पे नहीं जाना। तो हमें ये समझ आ गई कि हमारे डोर्सल कॉलम और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स जो है उन्होंने ऊपर जाके क्रॉस करना है, तो उनका तो नीचे कोई काम ही नहीं है क्रॉस करने का। तो अगर अगर कोई इनका डैमेज होगा ना तो इप्सिलेटरल साइड जो है ना वो डैमेज होगी, ठीक है। मतलब उसी साइड की, फॉर एग्जांपल राइट हाफ डैमेज हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड को, तो राइट साइड की ही हमारी जो है वो वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और फाइन टच की लॉस होगा, और राइट साइड पे ही हमारे अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे ड्यू टू कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स एंड डोर्सल कॉलम मीडियल लिम्निस्कस सिस्टम डैमेज रिस्पेक्टिवली। लेकिन जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना उसका ये केस है कि उसमें क्योंकि उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही क्रॉस करना होता है 1 से 2 सेगमेंट्स, तो अगर हमारा लॉस होगा तो कॉन्ट्रालैटरल लॉस होगा पेन एंड टेम्परेचर एंड फ्लूइड टच का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी नीचे ही क्रॉस करना है और मतलब वो उन्होंने ऊपर जाके मेड्यूला के लेवल पे क्रॉस नहीं करना। तो स्टेप 1 हमारा क्या है, हमने ये देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे स्पाइनल कॉर्ड के फॉर एग्जांपल T5 सेगमेंट पे लीजन हो गई है, तो T5 सेगमेंट के लेवल पे क्या होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। T5 के लेवल पे जो है T5 के लेवल पे फॉर एग्जांपल हुआ है, तो T5 के अगर डैमेज हुआ है तो T5 के लेवल पे क्या होगा, ठीक है। और बिलो द एट द लेवल ऑफ लियन क्या मसला आएगा, बिलो द लेवल ऑफ लियन क्या मसला आएगा, और जो है ना कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और डोर्सल कॉलम का, और बिलो द लियन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का क्या मसला आएगा, और हॉर्नर सिंड्रोम इफ़ द लीजन इज़ एट अबव T1। तो फर्स्ट इज़ कि एट द लेवल ऑफ लियन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक नाइफ़ है और उसने जो है ना स्पाइनल कॉर्ड की राइट साइड पे सारा डैमेज कर दिया, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो है ना हम करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक नाइफ़ है और उसने स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड को डैमेज कर दिया, ठीक है। तो राइट साइड के लेवल पे क्या मसला आएगा, राइट साइड के लेवल की पोस्टीरियर रूट भी डैमेज होगी, पीछे वाली रूट, क्योंकि हाफ साइड डैमेज हुई है।
एंटीरियर रूट हॉर्न भी डैमेज होगा और लोकल सेंसरी फाइबर्स भी इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि पोस्टीरियर रूट अगर डैमेज हो रही है तो तकरीब सारी की सारी सेंसेशंस राइट साइड की एट द लेवल चली जाएंगी। ठीक है, और उसी लेवल पे क्योंकि एंटीरियर हॉर्न भी डैमेज हो रहा है आगे वाला, तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स भी आएंगे उसी लेवल पे। फ्लैसिड पैरालिसिस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, फैसिकुलेशंस, मसल वेस्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि उसके नीचे क्या मसला आएगा, मतलब उसके नीचे के क्या मसला आएगा कि हमने बात की थी कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का क्या मसला आएगा कि क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वो ऑलरेडी मेड्यूला में क्रॉस कर चुका है और वो फिर कॉर्टेक्स से आया। ठीक है, नीचे ब्रेन स्टेम में मेड्यूला के लेवल पे क्रॉस किया और फिर उसने स्पाइनल कॉर्ड में चला गया, तो ऑलरेडी वो क्रॉस कर गया। तो अब अगर वहाँ पे इंजरी हो भी जाती है तो सेम साइड पे ही प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो बिलो द लेवल ऑफ नी एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की सेम साइड पे प्रॉब्लम आएगी कि अगर राइट स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई है तो राइट साइड के ही कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज होंगे। और एट द लेवल तो उसके क्या आ रहे थे साइंस के, लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस एट द लेवल, और बिलो द लेवल क्या आएंगे, अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, स्पेस्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, वीकनेस एंड बेबिंस्की साइन पॉजिटिव। फिर होता है कि बिलो द लीजन डॉर्सल कॉलम पे क्या इफेक्ट आएगा, वो भी सेम है क्योंकि वो मेडुला में क्रॉस करना है उसने, तो अभी स्पाइनल कॉर्ड पे तो सेम साइड पे है, जिसकी वजह से बिलो द लेवल ऑफ लियन क्या होगा, लॉस ऑफ वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच ऑन राइट साइड बिलो द लेवल ऑफ लियन। लेकिन अगर हम बात करें स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की, तो हमने बात की है कि पेन के जो फाइबर्स होते हैं वो अभी उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही 1 से 2 सेगमेंट्स में जाके क्रॉस करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल जो पेन है लेफ़्ट साइड की बॉडी की वो राइट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेके जा रही है और राइट बॉडी की पेन जो है वो लेफ़्ट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेके जा रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल T5 के लेवल पे इंजरी हुई है तो उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे जो है ऑपोजिट साइड की जो होगी लेफ़्ट साइड की पेन, टेम्परेचर एंड रूट टच जो है वो लॉस हो गया। होप आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है और आपने इसके MCQs गलत नहीं करने। हॉर्नर सिंड्रोम का क्या सीन है कि अगर T1 से अबव लीजन होती है, मतलब आधा स्पाइनल कॉर्ड उठ जाता है, तो क्या होता है कि अबव T1 हमारे क्या हैं, डिसेंडिंग सिंपैथेटिक फाइबर्स आर इंटरप्टेड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं होती, टोसिस हो जाती है, मेयोसिस हो जाती है और एनाहाइड्रोसिस, मतलब ना तो बंदा अपनी प्यूपिल्स जो है उसके डायलेट होंगे, ना ही लिवेटर स्कैपुलर भी और लिवेटर पैल्पेब्रस भी डैमेज हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से टोसिस होगी और एनाहाइड्रोसिस होगी क्योंकि स्वेटिंग फाइबर्स सिंपैथेटिक होते हैं और वो डैमेज हो गए, तो इप्सिलेटरल सेम साइड पे हॉर्नर सिंड्रोम होगा। ओके, इफ़ द लीजन इज़ अबव T1 देन सेम साइड पे हॉर्नर सिंड्रोम होगा। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है कि आपने हमेशा रखना पेन एंड टेम्परेचर का ऑपोजिट साइड जाना है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सेम साइड पे जानी है। अब हम इसके MCQs डिस्कस करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड लियंस के 2 years old चाइल्ड अनवैक्सीनेटेड presented with unilateral left limb paralysis and inability to elicit the superficial reflexes। CSF में हमें TLC जो है वो रेज्ड मिल रहा है, लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ग्लूकोज नॉर्मल और प्रोटीन्स नॉर्मल मिल रहे हैं, और उसने कोई वैक्सीन भी बच्चे को नहीं हुई। तो ये क्या है, देखिए CSF पे वायरल पिक्चर आ रही है ना, और ऊपर से लेफ़्ट लिंग की पैरालिसिस भी है, मतलब मोटर प्रॉब्लम है, और रिफ्लेक्सेस भी वीक है, मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आ रहे हैं, वायरस कोई लग रहा है, अनवैक्सीनेटेड हिस्ट्री है, तो इट इज़ पोलियोमाइलाइटिस। बाकी उन्होंने ऑप्शंस में गुआन बेरी सिंड्रोम, पोली रेडियो मायोपैथी दी हुई है जो कि इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही। देखिए नेक्स्ट, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है पेशेंट को, तो वो किस मोटर सिस्टम को इफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड के किस पार्ट को इफेक्ट करता है। उन्होंने ऑप्शंस में दिया हुआ है एंटीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल, स्पाइनोसेरिबेलर, तो इसका आंसर होगा एंटीरियर हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है और उसको मसल वीकनेस, फैसिकुलेशंस, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो रही हैं और उसको एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस डायग्नोज हुआ है। तो हमें नज़र आ रहा है कि अपर मोटर न्यूरॉन साइंस भी है, लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस भी है। तो कौन से ट्रैक्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, तो हमें ये भी पता है कि ये जो एंटीरियर हॉर्न को अफेक्ट करता है और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो इसमें अफेक्ट हो रहा होता है। बाकी इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं ये इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट इज़ 35 ईयर्स ओल्ड मेल है, वो दुबई गया है और उसकी हिस्ट्री है ऑफ इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ विदाउट प्रोटेक्शन, और अब उसको अंधेरे में चलने का मसला हो रहा है और अपना बैलेंस लूज़ कर रहा है, उसके लाइट रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है, उसकी कोई पेन की सेंसेशंस नहीं है, और उसकी हिस्ट्री है कि जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उससे बैलेंस मेंटेन नहीं होता, मतलब उसको रोमबर्ग साइन उसका पॉजिटिव आ रहा है। अब उसको यूरिन भी ड्रिबल होने लग गया है, तो अब उसको मतलब ये कि कोई सेंसरी प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो इसका ये है कि टेबिस डॉर्सैलिस में कहाँ पे आपका लीजन होता है, तो उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, डॉर्सल कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मिडल एज मैन है और उसको उसको जो है ना स्ट्रेट नहीं, डार्कनेस में जो है वो स्ट्रेट वॉक नहीं कर सकता, उसकी सेंसेशंस लेग में और दूसरे बॉडी पार्ट्स में लॉस हो गई हैं, उसको यूरिन ड्रिबल हो रहा है, एंकल और नी जॉइंट जर्क्स जो हैं वो एब्सेंट है, मतलब उसकी रिफ्लेक्सेस लॉस हैं, ठीक है, मतलब उसके लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आ रहे हैं। तो अब जो है प्यूपिल्स उसके नॉन रिएक्टिव टू लाइट हैं, ठीक है, और हिस्ट्री है उसकी मॉरल सेक्शुअल कॉन्टेक्स्ट, तो क्या होगा, टेबिस डॉर्सैलिस। देखिए किस तरह का एमसीक्यू आता है टेबिस का। उसके बाद देखें पेशेंट प्रेजेंट्स विद सेंसरी एटेक्सिया है, उसको लाइटनिंग पेन्स हैं, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, हिस्ट्री है अनट्रीटेड सिफिलिस की। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, लेट न्यूरोसिफिलिस कॉम्प्लिकेशन करेक्टराइज बाय डीजनरेशन ऑफ डॉर्सल कॉलम्स एंड डॉर्सल रूट्स। तो ये किसकी क्या है, क्या प्रॉब्लम है उसको, टेबिस डॉर्सैलिस। तो सिफिलिस है ना, तो सिफिलिस में जो कंडीशन होती है उसको टेबिस डॉर्सैलिस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ 55 ईयर्स ओल्ड मैन है और उसको टेबिस डॉर्सैलिस है। अब उसको सेंसरी एटेक्सिया हो गया, एग्जामिनेशन में आपको डॉर्सल कॉलम में लीजन मिली है। अब कौन सी सेंसरी मोडेलिटी इफेक्ट होती है डॉर्सल कॉलम की वजह से, तो ये आपने देखा कि डॉर्सल कॉलम जो है वो हमारा प्रोप्रियोसेप्शन एंड फाइन टच की सेंसेशंस लेके जा रहा होता है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट इज 60 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, उसको प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस हो रही है, अब उसको अपर मोटर न्यूरॉन साइंस पे आ रहे हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, ए मायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट देखें ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम है, तो कौन सी सेंसेशंस जो है वो इंटैक्ट रहती हैं इप्सिलेटरली बिलो द लेवल ऑफ हेमी सेक्शन, इप्सिलेटरली कौन सी इफेक्ट, इप्सिलेटरली कौन सी ठीक रहती है, पेन, पेन एंड टेम्परेचर की जो सेंस होती है वो कॉन्ट्रालैटरल लॉस हो रही है, बाकी जितनी भी हैं वो सेम साइड की होती हैं। 28 ईयर्स ओल्ड मैन है, उसको स्पाइनल कॉर्ड हेमी सेक्शन हुआ है फॉलोइंग अ स्टैब वूंड, अब उसको ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम है, तो क्या सेंसरी डेफिसिट होगा ऑपोजिट टू द लीजन, ठीक है, तो ऑपोजिट क्या होगा, कॉन्ट्रालैटरल पेन एंड टेम्परेचर लॉस, और सेम साइड की उसकी वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो, हमेशा याद रखना है। 32 ईयर्स ओल्ड मैन है, उसको स्टैब इंजरी हुई है राइट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड T10 लेवल ऑन एग्जामिनेशन, उसको इप्सिलेटरल वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन लॉस है और फाइन टच लॉस है और कॉन्ट्रालैटरल लॉस है पेन एंड टेम्परेचर का। तो ये देखें क्या है, ब्राउन सीक्वार्ट सिंड्रोम। देखें कितने आसान एमसीक्यूज लग रहे हैं ना अब हमें चैप्टर डिस्कस करने के बाद। तो आई होप आपको स्पाइनल कॉर्ड लियंस की समझ आई होगी, जिसमें हमने डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड की लियंस देखी और उसके हमने एमसीक्यूज सॉल्व किए। अब नेक्स्ट पार्ट से हम फ्रेडरिश एटेक्सिया और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कवर करेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा।